हेलो फ्रेंड, आप सभी का डीएम मैथ सॉल्यूशन में स्वागत है। आज हम जानेंगे सोवियत संघ में शॉक थेरेपी किसे कहते हैं और इसका क्या परिणाम होता है। इन्हीं सभी के बारे में हम जानकारी आज प्राप्त करेंगे। तो शॉक थेरेपी का सबसे साधारण अर्थ होता है आघात या सदमा। आघात माने होता है चोट, सदमा पहुंचाकर रोगी का इलाज करना, मतलब किसी को दुखी करके फिर उसे खुश करना, या किसी को दुखी करके किसी को उसका कार्य न करके उसे सदमा पहुंचाकर फिर उसे अच्छाई में बदलना। कम्युनिस्ट शासन खात्मे के बाद रूस में कुछ ऐसा ही हुआ। क्या हुआ कि कम्युनिस्ट शासन जब ख़त्म हो गया तो फिर उसके बाद उसे यह समझदारी आई कि नहीं, अब हमें अपने किस प्रकार से कार्यों को करना चाहिए जिससे हमारा सम्मान और हमारे कार्य बने रहेंगे और हमारी शक्तियाँ बनी रहेंगी। तो इसी के बारे में शॉक थेरेपी के नीचे बारे पूरी जानकारी प्राप्त होगी। अभी तक रूस की कृषि भूमि और उद्योग धंधों पर सरकार का नियंत्रण था। अब देखिए, जहाँ भी यदि सरकार का नियंत्रण किसी भी भूमि, छोटे उद्योग धंधों पर रहेगा तो उसे हम समाजवादी व्यवस्था कहा जाता है। समाजवादी व्यवस्था किसे कहा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो समाजवादी व्यवस्था, यदि किसी आप भूमि के उद्योग धंधों पर यदि सरकार का कोई भी नियंत्रण रहता है तो उसे समाजवादी व्यवस्था कहा जाता है। वैसा ही रूस में यह व्यवस्था थी और रूस पहले समाजवादी व्यवस्था को ही प्रोत्साहन दे रहा था और समाजवादी व्यवस्था के वजह से ही अमेरिका से लड़ाइयाँ या शीत युद्ध फैला हुआ था। परंतु अब इन्हें निधि नियंत्रण में लाया जाए और इसे नियम के नियंत्रण में, नियंत्रक देख रेख में लाया गया और उसे पूंजीवादी व्यवस्था समझा जाता है। अब देखिए, पूंजीवादी का ही रूस विरोध कर रहा था, सोवियत संघ विरोध कर रहा था और लास्ट में कम्युनिस्ट शासन भी इसी पूंजीवादी व्यवस्था को समझा और उसी पूंजीवादी व्यवस्था को अपने अंदर में लाया। इसी प्रकार अभी तक रूस में कम्युनिस्ट तानाशाही विद्यमान थी। कम्युनिस्ट तानाशाही किस लिए विद्यमान थी? समाजवादी व्यवस्था के कारण ही विद्यमान थी। लेकिन जैसे ही समाजवादी कारण व्यवस्थाएं खत्म हुई, पूंजीवादी व्यवस्था प्रारंभ हुआ, वैसे ही लोकतांत्रिक व्यवस्था हुई और कम्युनिस्ट शासन की शक्तियां पूर्ण तरीके से नष्ट हो गई और कम्युनिस्ट प्रशासन खुद सुधर गया। और वैसे देखिए क्या हुआ, पहले उन्होंने पब्लिक को किस प्रकार से दुखी किया, पब्लिक को किसी प्रकार से व्यवस्था नहीं दी, किसी प्रकार से उनका विकास नहीं किया। फिर अंतिम में उन्होंने यही नियम पूंजीवादी व्यवस्था अपनाई और धीरे धीरे पब्लिक का विकास करने लगी और पब्लिक को समझने लगी। अब देखिए, इस तरीके से शॉक थेरेपी था। तो शॉक थेरेपी का आर्थिक परिणाम किस तरीके से हुआ? शॉक थेरेपी का सबसे पहला है आर्थिक परिणाम। आर्थिक परिणाम में क्या है? सामाजिक सुरक्षा का बिखर जाना। समाज में जो सुरक्षाएं थी, जो व्यवस्थाएं थी, जो सैन्य शक्तियां थी, वह सभी धीरे धीरे विखंडित हो गई। सोवियत संघ पहला ऐसा देश था जहां नागरिकों को काम का अधिकार किसे कहा जाता है? जहां पर बुढ़ापे में या फिर बीमारी में या गरीबी में उस व्यक्ति को सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान कर दिया जाना। मतलब क्या कि गरीबी हो या किसी प्रकार की बीमारी हो या बुढ़ापा हो या फिर व्यक्ति लंगड़ा लूढ़ा किसी प्रकार का हो जो कार्य न कर सके, तो उसकी पूरी सुरक्षा सरकार द्वारा दिया जाना, इसे कहते हैं काम का अधिकार। परंतु सामाजिक सुरक्षा का घेरा इस तरीके से टूट चुका था, इसलिए अब यह सरकार की गरीबी बढ़ती गई। क्यों पब्लिक की गरीबी बढ़ती गई? क्योंकि सरकार यह नियम काम का अधिकार को धीरे धीरे, स्वास्थ्य सेवा करीब ठप हो गया और काम का अधिकार धीरे धीरे खत्म हो गया। अगला है आर्थिक विषमताएं। नई आर्थिक व्यवस्था ने रूस को अमीरों और गरीबों के बीच बांट दिया गया था। क्या कह रहा है? सामूहिक जब खेतों और उद्योगों की निजीकरण में आर्थिक विषमताएं बहुत बढ़ गई और नई आर्थिक व्यवस्था में रूस के अमीरों और गरीबों में जब बांट दिया, जब अमीर अलग हो गए और गरीब अलग हो गए, तो उसके बीच में बचे मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग का कभी ऐ नहीं था जो वहाँ की राजनीति में प्रभावित सबसे हुए। वह प्रभावित सबसे कर चुके क्यों हुए? क्योंकि सबसे प्रभावित ये हुए कि अमीर अलग हो गए और गरीब अलग हो गए। लेकिन जो बीच में रह गए उनको तो आघात पहुंचा, वो तो किसी प्रकार के विकासशील में भाग नहीं ले पाए। ये था हमारा आर्थिक विषमता। ये विषमता फैल गया कि हम गरीब में समूह में आए और वो अमीर के समूह। तीसरा है आर्थिक संकट। आर्थिक संकट किस प्रकार का संकट होता है? जैसे कि अपने यहाँ किसी प्रकार की कल कारखानाओं का व्यवस्था न होना और उद्योग धंधों का व्यवस्था न होना, उत्पादन का व्यवस्था न होना,
कृषि पालन कृषि फार्मों का व्यवस्था न होना। तो देखिए, सामूहिक कृषि फार्मों का निजी फार्म में बदला जाना। अगला क्या है कि कृषि फार्म जो थे, जो सरकार के नियंत्रण में फार्म थे, वो निजी स्वयं के फार्म में बदल जाना। सरकारी कल कारखानों को निजी क्षेत्र में लाया जाना, मतलब अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में लाया जाना और अपने अलग अलग कल कारखाना, प्राइवेट कल कारखाने की व्यवस्था किया जाना और उसका डेवलपमेंट किया जाना। लेकिन ये काम आसान इतना नहीं था, इसलिए बोरिस येल्त्सिन का कार्यकाल बहुत संकटपूर्ण बना हुआ था। इसी को कहते हैं कि आर्थिक संकट आना। चूँकि कल कारखानों की बिक्री की हमसे बहुत कम थी, वहाँ पे बहुत कम व्यवस्थाएं थी, बहुत बिक्री कीमतें बहुत कम थी, इसलिए इसे इतिहास का सबसे बड़ी गैराज सेल भी कहा जाता है। अगला है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति क्या है? मुद्रास्फीति एक प्रकार का पैसा है। मुद्रास्फीति रूस में ऐसे लोगों का अभाव था जो निजी कंपनियों को कुशलतापूर्वक चला सके। रूस में ऐसा कोई अमीर या गरीब व्यक्ति, क्योंकि सभी व्यक्ति को सरकार पर नियंत्रण था और कोई व्यक्ति न तो अमीर था न गरीब था, इसलिए कोई भी व्यक्ति अपनी धन को इकट्ठा नहीं करता था। जब जानता था कि सरकार व्यवस्था निरंतर रही है और हमारे खाने पीने की हर प्रकार की आर्थिक सहायताएं प्रदान कर ही रहा है, तो हमें अपनी धन बहाव की व्यवस्था करने से क्या फ़ायदा। लेकिन जब काम का अधिकार खत्म हुआ तो फिर ऐसा कोई कुशलता व्यक्ति प्रभावित ही नहीं हुआ, इसलिए वहाँ पे कुशलता की सबसे बड़ी कमी आई थी। अब मुद्रास्फीति इतनी बड़ी कि रूसी मुद्रा रूबल का मूल्य काफ़ी नीचे, धीरे धीरे काफ़ी एकदम नीचे आता गया। और जब 1962 से लेकर वर्ष 1962 वर्ष तक पूर्व रूस पर $160 का विदेशी कर्ज चढ़ गया। राष्ट्रपति येल्त्सिन बार बार अपने प्रधानमंत्री बदलते रहे, परंतु अर्थव्यवस्था उन्होंने सुधार नहीं कर पाई। पुराना कृषि जो औद्योगिक ढांचा टूटा चुका था, पुराना जो कृषि व्यवस्था था, औद्योगिक था, कृषि प्रधान था, कारखाना था, जो भी सब चीज़ें थे वो सारे टूट चुके थे। उनके स्थान पर नई व्यवस्था प्रकट करना इतना आसान कार्य नहीं था। मजदूरों को, डॉक्टरों को, सरकारी कर्मचारियों को समय पर वेतन न मिलना के कारण प्रदर्शनकारियों का दौर बढ़ता गया और उसमें सरकार की कमियां आती गई और सरकार धीरे धीरे डेवलपमेंट करने से चूकता गया और अपने कार्यों को पूर्ण तरीके से नहीं कर पा रहा था। ये थे हमारे आर्थिक संकट। लेकिन अब थे शॉक थेरेपी का राजनीतिक परिणाम था। राजनीतिक में क्या परिणाम, किस प्रकार से बदलाव हुआ? लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास धीरे धीरे होता है। लोकतांत्रिक संस्था धीरे धीरे, संविधान बनेगा, संविधान बनने के बाद नियम लागू होगा, नियम लागू होने के बाद फिर उसमें कार्य होंगे, सभी को कार्य बांटे जाएंगे। ये कार्य बहुत धीरे धीरे होता है, लेकिन अचानक से परिवर्तन होना यह बहुत ही बड़ा संकट का कारण बन गया था। रूसी राष्ट्रपति येल्त्सिन की लोकप्रियता का ग्राफ नीचे दिया, काफ़ी नीचे धीरे धीरे आता गया। चीज़ें उनके हाथ से निकलती जा रही थी और 1993 में तो उन्होंने यह भी धमकी दे डाली कि हम रूसी संसद को अब पूर्ण तरीके से पहले भंग करेंगे। मतलब भंग करने का मतलब क्या है? इमरजेंसी लाना, मतलब आपातकाल की घोषणा करना। आपातकाल क्या घोषणा क्या होता है कि अर्थात संविधान के नियम का कोई भी काम न होना और सरकार के द्वारा कोई भी कागजी कार्रवाई का कार्य न होना, पूरा तरीके से बंद होना। 1994 में चेचन्या में संघर्ष छिड़ गया। वहाँ का एक राज्य का नाम है चेचन्या। चेचन्या निवासी अपनी आज़ादी की मांग कर रहे थे। उन लोग अपना आज़ाद करना चाह, अपने देश, जैसे सोवियत संघ भी 5 केंद्रीय संगठन से बंधा हुआ था, तो एक बड़ा सोवियत संघ बना हुआ था। वो धीरे धीरे जब 1991 25 दिसंबर 1991 में जब विखंडित हुआ तो सब अलग अलग हो गए। फिर एक रूस बचा। अब रूस में क्या है, एक राज्य चेचन्या है, वो भी कहता है कि हम अलग हो जाएं और अपनी आज़ादी करें। 1995 में जब रूसी संसद के लिए चुनाव हुए तो संसद की कुल 450 सीटों के लिए 46 पार्टियां ग्रुप मैदान में थीं। 46 पार्टियां ने भाग लिया, 450 सीटें थी और सर्वाधिक सीटें गेन्नादी ज़्युगानेव सबसे अधिक कम्युनिस्ट पार्टी ने जीती थी और कम्युनिस्ट पार्टी जीती थी। इनको कुल कितना सीट मिला? कुल 147 सीटें मिली थी और दूसरे और तीसरे नंबर पे और अधिक पार्टियां थीं। और यही कम्युनिस्ट पार्टी पहले क्या था? पूर्ण तरीके से तानाशाह था और तानाशाह होते हुए कम्युनिस्ट पार्टी जब टूट गया, फिर कब इसका परिवर्तन हुआ? 1995 में जब नया चुनाव हुआ। तब नया चुनाव होने के बाद जब एक कम्युनिस्ट नया पार्टी बना और नया पार्टी लोकतांत्रिक संविधान की व्यवस्था की और लास्ट में राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ही बने और
धीरे धीरे रूस में संघर्ष और तनाव धीरे धीरे खत्म हुआ। वहाँ पे संघर्ष तनाव कैसा था, कई प्रदेशों में तो यह स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी, जैसे चेचन्या और ताजिकिस्तान की स्थिति थी। जितने गणराज्य मतलब विखंडित हुए थे, इससे 15 गणराज्य, सोवियत संघ के 15 गणराज्य थे, 15 गणराज्य जब विखंडित हुए थे तो जल्दी जल्दी में बहुत अपना अपना अलग अलग संविधान बनाए थे। वह संविधान बनाने में बहुत जल्दी समय नहीं लगाए थे और वह जल्दी ही बना लिए थे। बनाने के कारण उनका अच्छे से संविधान पूर्ण तरीके से बन नहीं पाया था और उनके धीरे धीरे बेरोजगारी में वृद्धि होती गई और धीरे धीरे वह कोई विकास कर लिया, बहुत अच्छा विकास कर लिया और कोई बहुत अच्छा विकास नहीं कर पाया। इसी के आगे चेचन्या, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और अन्य जितने थे, उज्बेकिस्तान, ये सारे अपने अपने नए क्षेत्रों का संविधान बनाए और नया विकास किए। यदि वीडियो आपको अच्छा समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद। अपने किसी भी समस्या को यदि हमसे चाहते हैं सुधारना तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और अपनी समस्या को बताएं, या फिर किस प्रकार के आप किस पर वीडियो चाहते हैं उस कमेंट को बताएं। हम आपकी समस्या को अवश्य ही दूर करने का प्रयास करेंगे। वीडियो को पूरा अवश्य ही देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।